बहू की विदा। प्रमोद आगे बढ़कर। क्या निर्णय किया है आपने? जीवनलाल। विदा नहीं होगी। प्रमोद। लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? जीवनलाल। मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। प्रमोद। हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल। जानता हूँ, मैं अपना निर्णय सुना चुका हूँ। विदा नहीं होगी। प्रमोद। यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। जीवनलाल। मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? प्रमोद हाथ जोड़कर। जी। जीवनलाल। दहेज देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ, कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। प्रमोद। जी, आप इस समय तो विदा कर दें। हम गौने में आपकी मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। जीवनलाल। मैंने दुनिया देखी है। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। प्रमोद। यह आप क्या कह रहे हैं? जीवनलाल। ठीक कह रहा हूँ। विदा तभी होगी जब 50,000 नगद दायां हाथ फैलाकर। इस हाथ पर रख दोगे। प्रमोद आवेश में। यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है, जिसकी विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते जीवनलाल। तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। प्रमोद। बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। जीवनलाल। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। तुम मेरी बराबरी क्या करोगे? हम बेटी वाले होकर भी हमारी मूछें ऊंची हैं, समझे? प्रमोद। जी। जीवनलाल। रमेश गया है गौरी को विदा कराने। बस कुछ देर में उसे लेकर आता होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहीं बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। प्रमोद व्यंग से। जो हमारी बहन है, क्या वह आपकी कोई नहीं है? जीवनलाल। बेटी और बहू को एक तराजू पर तौलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। प्रमोद। ठीक है, आप अपनी जिद पर अड़े हैं। क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल। जरूर। और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार 50,000 नगद लेकर विदा कराने कब आओगे। ऊंचे स्वर में। अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो। मैं गौरी के लिए झूला डाल रहा हूँ लॉन में। जीवनलाल बाहर चला जाता है। कमला अंदर से उदास चेहरा लिए आती है। वह प्रमोद के पास चुपचाप खड़ी हो जाती है। प्रमोद। पागल ना बनो कमला, रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। कमला सिसकती हुई। भैया क्या? प्रमोद। घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा। उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। कमला। मरहम? प्रमोद। हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 50,000 रुपए। कमला। मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। प्रमोद। अरे ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताओ? कमला। किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है। प्रमोद। लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा। कमला, कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश। कमला और प्रमोद उठते हैं। राजेश्वरी। बैठे रहो तुम लोग। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीचे कर लेती है। समझ गई, अपनी जिद के आगे ये किसी की सुनते नहीं। मैं तो इन्हें समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? कितना रुपया चाहते हैं? प्रमोद। जी जी, रुपयों की तो कोई बात नहीं हुई तो। राजेश्वरी। माँ से झूठ बोलते हो। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। बोलो, कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार हैं? चुप क्यों हो, बताओ। प्रमोद। 50,000। राजेश्वरी। बस, मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े, जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। जाते हुए मैं भी लाती हूँ। प्रमोद। ठहरिए माँ जी, मुझे रुपए नहीं चाहिए। मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। राजेश्वरी। ये क्या कह रही हो बेटा? मेरे रहते विदा ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। चाबियों का गुच्छा कमला की ओर बढ़ाती है। जा बेटी, जल्दी कर। कमला सिसकने लगती है। मेरे जीवनलाल बाहर से।
अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया। तुमने स्वागत की तैयारी नहीं की। राजेश्वरी कमला से, जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। जीवनलाल, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा ये भी देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी, गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से। जीवनलाल, ये लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकट्टे हैं। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। नेपथ्य से कार का हॉर्न बजने का स्वर आता है। लो, आ गई मेरी गौरी। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाल लाओ। बाहर से रमेश चुपचाप आकर खड़ा हो जाता है। वह अकेला और उदास है। रमेश, गौरी कहाँ है? रमेश, वह नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई? क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी? रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर? रमेश, उन्होंने विदा नहीं की। जीवनलाल, विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया। जीवनलाल बिगड़कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के। राजेश्वरी, उन्हें क्यों भला बुरा कह रही हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत। राजेश्वरी, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो, पर कुछ देर पहले तो। जीवनलाल, चुप रहो तुम। राजेश्वरी, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि। जीवनलाल, मेरी बेटी को विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी को विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। गौरी की माँ। राजेश्वरी, अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक नहीं समझोगे, तब तक न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सब उलझने सुलझ जाए। जीवनलाल, शायद तुम ठीक कहती हो। प्रमोद, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल, हाँ? प्रमोद, बाबूजी, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। जल्दी ही फिर आऊंगा, विश्वास रखें। इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना नहीं भूलूंगा। जीवनलाल, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित मत करो बेटा। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद, बाबूजी, जीवनलाल, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर बहू की विदा की तैयारी नहीं करनी है क्या?